नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोर्चा संभाल लिया है। उत्तर 24 परगना में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होकर धामी ने ममता सरकार पर जमकर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता अब तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार से ऊब चुकी है और राज्य में बदलाव का मन बना चुकी है। सीएम धामी ने कहा कि बंगाल के लोगों ने लंबे समय तक दमन को झेला। यहाँ लोगों को डर, भ्रष्टाचार और खराब स्वास्थ्य व्यवस्था का सामना करना पड़ा है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री माननीय श्री सुकांत इस बात का प्रमाण है कि इस बार बंगाल के लोग यहाँ परिवर्तन करने वाले हैं और यहाँ कमल फूल की सरकार बनाने वाले हैं। और देहरादून से एक बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है। लोक गायिका रिंकू राणा के निधन पर दुख जताया है। सड़क दुर्घटना में लोक गायिका रिंकू राणा का निधन हुआ था। थारू जनजाति की प्रसिद्ध लोक गायिका थी रिंकू राणा। लोक संगीत के संरक्षण में उन्होंने अहम योगदान निभाया। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सीएम धामी ने दुख जताया है। लोक गायिका रिंकू राणा के निधन पर उन्होंने गहरा दुख प्रकट किया है। सड़क दुर्घटना में लोक गायिका रिंकू राणा का निधन हो गया था। थारू जनजाति की प्रसिद्ध लोक गायिका रिंकू राणा लोक संगीत के संरक्षण में उन्होंने अहम योगदान दिया, ये कहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से लोक भवन में दून यूनिवर्सिटी के मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज विभाग के छात्र छात्राओं ने भेंट की है। और इस मौके पर यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल भी मौजूद रहे। विद्यार्थियों ने हाल ही में लोक भवन में आयोजित 3 दिवसीय वंशोत्सव के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाई थी। राज्यपाल ने विद्यार्थियों से उनके अनुभवों और इस आयोजन से मिली सीख के बारे में जानकारी ली। साथ ही छात्र छात्राओं की कार्यशैली की सराहना की। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना की हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं सूर्यकांत धस्माना और उन्होंने आयुष्मान कार्ड धारकों को उत्तराखंड के बड़े निजी अस्पतालों में इलाज नहीं मिलने का आरोप लगाया। धस्माना ने कहा है कि जॉली ग्रांट अस्पताल, महंत इंद्रेश अस्पताल और ग्राफिक एरा अस्पताल जैसे बड़े अस्पताल आयुष्मान कार्ड धारकों के इलाज से इनकार कर रहे हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि इन अस्पतालों पर आयुष्मान योजना के तहत सरकार पर करोड़ों रुपए का भुगतान बकाया है। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया और बीजेपी आरोपों का खंडन कर रही है। आयुष्मान योजना का लटका करोड़ों का भुगतान। धस्माना बोले सरकार की करनी जनता परेशान। बड़े अस्पताल इलाज में आनाकानी कर रहे, आयुष्मान कार्ड धारक मारे मारे फिर रहे। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने आयुष्मान कार्ड धारकों को उत्तराखंड के बड़े निजी अस्पतालों में इलाज नहीं मिलने का आरोप लगाया है। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि जिस आयुष्मान योजना का बीजेपी ढिंडोरा पीटती रहती है, उसकी हालत यह है कि राज्य के जॉली ग्रांट अस्पताल, महंत इंद्रेश अस्पताल और ग्राफा है। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष के बयान को बीजेपी ने भ्रामक बताया है। बीजेपी का कहना है कि आयुष्मान योजना के भुगतान को लेकर कहीं कोई समस्या नहीं है और अस्पतालों पर जो भी बकाया है सरकार उसका भुगतान करने का प्रयास कर रही है। लेकिन कांग्रेस के नेता इस मुद्दे पर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। कि आपने 1 अरब रुपए अगर एक अस्पताल का देना है, विभिन्न योजनाओं में उन्होंने इलाज किया है, और आप उनको 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ दे देंगे तो उससे काम नहीं चलने वाला। आपको इन अस्पतालों को मदद करनी चाहिए। मदद तो आप कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो जो सेवा कर रहे हैं उनकी सेवा का भी जो आपको जायज पैसा है वो अगर आप नहीं दे रहे हैं, ये बड़ा सवाल है और इसलिए मैंने इसको उठाया। हमारी आयुष्मान योजना के तहत तो उनको तो उनके ऊपर से विश्वास उठ ही जाएगा कि भाई हमने तो अच्छा इलाज कराया है, हमारा तो आंखों का ऑपरेशन था बहुत अच्छे से हुआ, हमारा तो घुटनों का ऑपरेशन था हमने अच्छे से उसको कराया। तो ऐसे बताइए कि जो इन लोगों के हो चुका है, जो लाभ ले चुके हैं, उनको कहाँ से विश्वास होगा सूर्यकांत धस्माना जी की इस बात का। उनको तो सीधे सीधे ये लगेगा कि ये अपना पॉलिटिकल एजेंडा इस पर सेट कर रहे हैं। तो उनको जनता के भरोसे के लिए
कहेंगे, सही बात कहनी पड़ेगी। झूठी बातें कहेंगे तो लोग विश्वास नहीं करेंगे उनके ऊपर। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने आयुष्मान कार्ड योजना के बकाये के कारण मरीजों को हो रही समस्या पर सरकार को घेरा है। धस्माना ने अकेले महंत इंद्रेश अस्पताल पर योजना के तहत 1 अरब से ज्यादा के बकाये का आरोप लगाया। हालांकि अस्पताल प्रबंधन से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन धस्माना इन आंकड़ों पर लेकर सरकार को बहस की चुनौती दे रही है। वहीं बीजेपी इन आरोपों को गलत बता रही है। कुछ दिन पहले बागेश्वर जिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने एक बुजुर्ग रमेश चंद्र कानपाल से आयुष्मान योजना के तहत अपनी पत्नी का इलाज न होने की शिकायत उनके सामने रखी थी, जिसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। और अब कांग्रेस ने योजना के तहत बकाया भुगतान नहीं होने के कारण अस्पतालों की आनाकानी को लेकर सरकार को घेरा है, जिससे योजना की जमीनी हालत को लेकर सरकार के दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 7 मार्च को प्रस्तावित हरिद्वार दौरे को लेकर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बैरागी कैंप में तैयारियों का जायजा लिया। मुख्य सचिव के साथ ही पुलिस महानिदेशक दीपम सिंह और गृह सचिव शैलेश भगोरी भी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने कार्यक्रम स्थल पर बनाए गए पंडाल के साथ ही सुरक्षा प्रबंधों का विस्तृत निरीक्षण किया। इसके साथ ही राज्य की विकास यात्रा एवं कानूनों से संबंधित प्रस्तावित प्रदर्शनी की तैयारियों की समीक्षा भी की। उन्होंने निर्देश दिए कि हर व्यवस्था को कार्यक्रम से पहले अच्छी तरह से परीक्षण कर लिया जाए, जिससे आयोजन के दौरान किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। तैयारी चल रही है और समय के पूर्व हमारी सारी तैयारियां पूरी, सभी हैंगर्स की, उसके मटेरियल की, इक्विपमेंट्स की सब तैयारी हमारी पूरी हो जाएगी। वो प्रदर्शनी अपनी जो हमारी सरकार की है, अचीवमेंट्स हैं, जो हम लोग सरकार ने काम किया, उसके बारे में एक आम जनता को उसकी जानकारी देने के लिए ये प्रदर्शनी है। देहरादून में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने देहरादून एसएसपी से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने सोशल मीडिया में फर्जी एआई जनरेटेड पेजों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की छवि को धूमिल किए जाने को लेकर एसएसपी को ज्ञापन दिया। ज्योति रौतेला ने कहा कि अगर ऐसे सभी पेजेस के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो कांग्रेस पुलिस मुख्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। उत्तराखंड की सियासत में कैबिनेट विस्तार का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरों के साथ ही खाली पदों को भरने की चर्चाएं तेज हो गई हैं, लेकिन धरातल पर अब तक कुछ नहीं बदला। अब 2027 चुनाव नजदीक आते ही देख खुद सत्ता पक्ष के विधायक भी सवाल उठाने लगे हैं और बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने इस पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि कैबिनेट विस्तार की बातें सिर्फ मीडिया की सुर्खियों तक ही सीमित हैं। चमोली के मुताबिक यथार्थ में क्या चल रहा है ये सिर्फ मुख्यमंत्री या फिर केंद्रीय नेतृत्व ही जानता है। कैबिनेट विस्तार के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत लंबे समय से सुन रहा है और धरातल तो होता नहीं है। कई बार मीडिया भी अपनी तरफ से एक अनुमान के तहत इन बातों को चलाता है, तो मैं समझता हूँ इसको अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी और उनसे भी ज्यादा केंद्रीय नेतृत्व बेहतर समझता होगा कि वो क्या करने वाले। उत्तराखंड में अमित शाह के आगामी हरिद्वार दौरे को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ा हुआ है। मुख्यमंत्री धामी जहां तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रैलियों में भीड़ जुटाती है। उन्होंने कहा कि पिछली रैलियों में भी छात्रों को जबरन लाया गया और बसों का फ्री में इस्तेमाल किया गया। दसोनी के मुताबिक बीजेपी सत्ता के दम पर संसाधन जुटा रही है, जबकि कांग्रेस की रैलियों में जनता खुद अपनी मर्जी से पहुंचती है। हमने देखा किस तरह से नरेंद्र मोदी जी की रैली यहाँ जब देहरादून में हुई, उसके लिए किस तरह से कॉलेजेस को नोटिस दिए गए, किस तरह से आशा कार्यकर्तियां, किस तरह से आंगनबाड़ी, स्वयं सहायता समूह, महिला मंगल दल, इन सारे लोगों को मैंडेटरी किया जाता है। कांग्रेस के पास तो कोई भी संसाधन नहीं थे। कांग्रेस की तो रैली को नाकाम करने की भरसक प्रयास किया गया। उसके बावजूद कांग्रेस में स्वतः स्फूर्त जो है वो जनता आई, क्योंकि वो आपसे परेशान हो चुकी है। आपके अराजक कार्यकाल, अत्याचारी और बहुत ही अन्यायपूर्ण कार्यकाल से जितने सपने आपने दिखाए कोई भी पूरे नहीं किए। तो उत्तराखंड की जनता अच्छे से जानती है कि भीड़ जुटाने के लिए भाजपा को किस किस हद तक जाना पड़ा है। उत्तराखंड की विकास यात्रा में आज एक नया अध्याय जुड़ चुका है।
सरकार के जरिए जारी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था ने लंबी छलांग लगाई है। प्रमुख सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम ने जानकारी दी कि प्रदेश का जीएसडीपी साल 2022 के मुकाबले 1.5 गुना बढ़कर 3,81,000 करोड़ के पार पहुंच चुका है। प्रति व्यक्ति आय में भारी बढ़ोतरी के साथ ही गरीबी इंडेक्स में भी गिरावट दर्ज की गई है। एमएसएमई और स्टार्टअप्स की संख्या में आया ये उछाल राज्य की मजबूत होती आर्थिक स्थिति का प्रमाण है। पहले तो जीएसडीपी ग्रो कर रही है, हमारी अच्छी ग्रोथ रेट है और नेशनल ग्रोथ रेट के बराबर की ग्रोथ रेट है। 7.2% है 25-26 का। 26-27 के लिए हमने 8.2% का फोरकास्ट भी किया है। जो एडिशनल स्पेंडिंग की आपने बात करी है, एडिशनल स्पेंडिंग ज्ञान मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, इनको फोकस में रखते हुए करना चाहिए। और टूरिज्म और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमको एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा हम लोग कर पाते हैं जो 10,000 करोड़ का एडिशनल एक्सपेंडिचर, तो देन हम 13% रेट पर भी ग्रो कर सकते हैं। 19 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड का स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से मुस्तैद है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने तैयारियों का जायजा लेते हुए ये बताया कि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में अस्पताल बनकर तैयार हैं। इस बार श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एयर एम्बुलेंस को एक्टिव मोड पर रखा गया है। खास बात यह है कि 108 सेवा का रिस्पांस टाइम 25 मिनट से घटाकर 18 मिनट कर दिया गया है। केदारनाथ धाम में रिलीफ कैंपों की संख्या बढ़ाकर 18 कर दी गई है। साथ ही केंद्र सरकार और निजी अस्पतालों से विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम भी बुलाई जा रही है। देखिए, इस बार स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो चारधाम यात्रा हमारी हर साल होती है, इस बार हमने एक तो बद्रीनाथ का हॉस्पिटल और एक केदारनाथ का, वो बन के तैयार हो गया है और इस बार हम उसको शुरू करने जा रहे हैं। दूसरा, एयर एम्बुलेंस सेवा हमारे पिछले साल से शुरू हो चुकी है। इस बार भी बहुत एक्टिव मोड पे हम उसको रख रहे हैं ताकि किसी भी क्रिटिकल मरीज को जो है तुरंत अगर एम्स लाना पड़े, मेडिकल कॉलेज लाना पड़े, तो हम उसको तुरंत ला सकते हैं। तीसरा बड़ा काम हमें कर रहे हैं कि 108 का जो रिस्पांस टाइम है वो जो है 25 मिनट से घटा के इस बार हम 18 मिनट कर रहे हैं। उत्तराखंड के टिहरी में विश्व प्रसिद्ध लेक फेस्टिवल का भव्य आगाज होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल कोटी कॉलोनी में इस महोत्सव का उद्घाटन करने वाले हैं, यानी कि आज इसका उद्घाटन होगा, जिसमें कई दिग्गज हस्तियां, मंत्री और विधायक शिरकत करेंगे। 6 से 9 मार्च तक चलने वाले इस फेस्टिवल में गंगा आरती, घनसाली में मैराथन और प्रतापनगर राजमहल के दीदार जैसे मुख्य आकर्षण होंगे। जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल के नेतृत्व में प्रशासन ने टिहरी को ग्लोबल डेस्टिनेशन हब बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। पर्यटकों की सुविधा के लिए विशेष बसों का संचालन भी शुरू किया गया है। हमारा हिमालयन O2 टिहरी लेक फेस्टिवल की सभी तैयारियां बिल्कुल चरम सीमा पर हैं और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस टिहरी लेक फेस्टिवल का उद्घाटन किया जाएगा और इसका जो क्लोजिंग है 8 मार्च को, इसमें ऑनरेबल गवर्नर सर भी अपनी उपस्थिति इसमें लेकर आएंगे। यहाँ का हमारा जितना भी युवा है उनको पर्यटक के नए आयाम और नए आयाम एवं नए जो गतिविधियां वो लोग कर सकते हैं और लोकल इकोनॉमी को जनरेट करने के लिए कर सकते हैं। फेस्टिवल उस दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी स्थानीय लोग हैं उस फेस्टिवल में आए, प्रतिभाग करें। उनकी सुविधा के लिए हम लोगों ने पूरे जनपद में बहुत सारे रूट्स पे बसेस लगाई हैं। हरिद्वार से एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दर्दनाक हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है। मैक्स लोडर वाहन ने बाइक को मारी है जोरदार टक्कर और टायर फटने से लोडर वाहन हुआ था अनियंत्रित। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। लक्सर हरिद्वार मार्ग पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस लोडर का अचानक से टायर फटा और उसके बाद ये अंतित हो गया, जिससे एक बाइक सवार इसमें गंभीर रूप से चोटिल हुआ, जिससे उसकी जान चली गई। तो हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है और ये तस्वीरें देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भयानक, कितना भयावह और विभत्स रहा होगा। रुद्रप्रयाग के कली गांव में होली के दिन काकड़ के अवैध शिकार का मामला सामने आने पर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और वन विभाग ने 14 लोगों को हिरासत में लिया है। सभी पर जंगली हिरण का अवैध शिकार करने और उसका मांस खाने का आरोप है। प्रभागीय वनाधिकारी रजत सुमन ने बताया कि वन्य जीवों के अवैध शिकार के मामलों में
विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। शाम को 8 बजे के आसपास यह सूचना प्राप्त हुई कि काकड़ का शिकार किया गया है। यह सूचना बच्चड़सियों क्षेत्र से आई हुई थी। सूचना मिलते ही वन क्षेत्राधिकारी खाकरा श्री संजय सिंह के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची और निरीक्षण में पाया कि काकड़ का वाकई में शिकार किया है। संबंधित प्रकरण में जो मृत काकड़ है और जो प्रयोग में लाए जाने वाले औजार थे मौके से ही बरामद कर लिए गए। चमोली के बद्रीनाथ वन प्रभाग में आग का तांडव लगातार देखने को मिला। मध्य पिंडर रेंज के जंगलों में लगी भीषण आग अब रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रही है, जिससे चेपड़ों गांव की गौशालाओं पर खतरा मंडरा रहा है। करीब 20 हेक्टेयर जंगल राख हो चुकी है और 20 फीट ऊंची उठती लपटों के सामने वन विभाग बेबस नजर आ रहा है। थराली देवाल, मोटरमार्ग पर गिरते पत्थरों और जलते पेड़ों ने सफर को जानलेवा बना दिया। चट्टानी इलाका होने के कारण विभाग को रेस्क्यू में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया का मायाजाल अब युवाओं की जान पर भारी पड़ने वाला है। दरअसल उधम सिंह नगर के दिनेशपुर से एक बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आई, जहां इंस्टाग्राम पर हुए प्यार में मिले धोखे के बाद 17 वर्षीय अनुज राठौर ने मौत को गले लगा लिया। कलीनगर गांव के इस किशोर ने घर के पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। 5 भाई बहनों में सबसे बड़े अनुज की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ये घटना चेतावनी है कि किशोरावस्था में सोशल मीडिया के इस दौर में काउंसलिंग कितनी जरूरी है। होली वाला दिन लड़की के घर में गए तो उससे बोला कि मेरा आईफोन दिलवा दे। वो किसी से छिनवा दिया आईफोन, तो वो आईफोन नहीं दिया तो उसकी भैया का फोन जो छीन लाया। फिर वो लड़की ने बोला मैं पुलिस केस करूंगी अगर फोन नहीं दिया तो फिर मैं फोन देने गई हूँ। तब तक उस लड़की ने मेरे लड़का को फोन करके बोला तेरे से मैं प्यार नहीं करता हूँ, ऐसा बोला। तभी मैं घर से चले गई, तभी इसने हाथ से जय कर लिया। जैसा हमने अभी तक सुना है ये प्रेम प्रसंग का मामला है और जो लड़की है वो खटीमा की रहने वाली है और इंस्टाग्राम के माध्यम से इनके बीच में दोस्ती हुई है। जैसे अभी इनकी माताजी से हमने सुना कि ये फ़ोन वापस करने के लिए खटीमा गए थे और इसकी माताजी, और उसी बीच मौका पाते ही जब लड़की ने मना कर दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, वो उससे क्षुब्ध होकर गले में फांसी लटका दिया। आज उसकी माँ रो रो के बुरा हाल है। 5 भाई बहन हैं और ये भाई में सबसे बड़ा है और जिसकी जो बड़ी बहन है उसकी शादी हो चुकी है। राजधानी देहरादून के लक्ष्मण चौक इलाके में फलों की बिक्री को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। गांधी ग्राम क्षेत्र में हुई इस मामूली कहासुनी ने तब गंभीर रूप ले लिया जब दोनों समुदायों के लिए लोग भारी संख्या में मौके पर जमा हो गए। इलाके में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। मोर्चा संभाला और भीड़ को शांत कराया। कोतवाली नगर पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है। हुआ ये कि एक बच्ची आई थी छोटी सी, उसने मेरे से 20 रुपए के केले लिए और 20 रुपए का पपीता लिया। उस लड़की ने मुझे 50 रुपए दिए, मैंने उसको 10 रुपए वापस दे दिए। वो लड़की चली जाती है। थोड़ी देर के बाद में एक लड़का आता है, केले भी काट के ले आता है, पपीते भी काट के ला के और मेरे ऊपर फेंक के मारता है और मैं यहीं खड़ी थी। कह रहा मेरे 5-6 रपट मार देता है। जब तक मैं ठेली को उस पार जाती तब तक वो भाग जाता है सड़क उस पार। तो ये सब लोग देखते हैं कि अरे माता को तो बिन फायदे का मार रहा हो। जब तक ये उसे पकड़ने जाते हैं जब तक वो मतलब उस गली में घुस जाता है। वो गली है मुसलमानों की। अब वो सारे लड़के वहीं घुस जाते हैं और वो लड़के भी उधर से डंडे, लाठी, पत्थर और औजार लेके एकदम भागते हैं मरने के पीछे। चोट तो बस मेरे ये लगी भी ना, मेरे यही तो मारा उसने मेरे। शाम करीबन 6 बजे सूचना प्राप्त हुई कि गांधीग्राम क्षेत्र में फलों की बिक्री को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा व गाली गलौज हो गया है। दोनों पक्ष अलग अलग समुदाय के थे और दोनों ही पक्षों के लोग इकट्ठा होकर कानून व्यवस्था प्रभावित करने लगे। मौके पर पुलिस द्वारा पहुंचकर तुरंत कार्यवाही करते हुए दोनों ही पक्षों को शांत किया गया और कानून व्यवस्था दोबारा कायम की गई। पीड़ित पक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है जिस पर अभियोग पंजीकृत करते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लालकुआं में होली के हुड़दंग ने उस वक्त खूनी संघर्ष का रूप ले लिया जब बिंदु खत्ता में दुकान खोलने के मामूली विवाद में दबंगों ने घर में घुसकर जानलेवा हमला कर दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के परिजनों पर इस हमले में
बीच बचाव करने आए एक युवक का अंगूठा कटकर अलग हो गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस की सुस्ती के चलते अराजक तत्वों के हौसले बुलंद थे और ये हमला पूरी तरह से सुनियोजित था। फिलहाल गंभीर रूप से घायल युवक का इलाज चल रहा है और पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। सर दुकान है हमारे कॉरिडोर में, भाई की दुकान है सर। वहाँ 4-5 बंदे आए, वहाँ हम बगल में घर में गए थे, वहाँ आए गाले लेके दुकान में। तो इसी बीच में हम चले गए वहाँ, उसमें हाथा पाए थे, उधर मार दी। तो बगल में हमारे जमाई भी थे, जमाई ने उंगली काट दी। मेरा ससुराल है यहाँ पे बिंदु कत्ता कार रोड पे। तो मैं अपने ससुराल में आया था होली के त्यौहार पे। तो भाई साहब से प्रेम प्रकाश जी से किसी बात पे विवाद हुआ होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं घर पे था। जब मैं पहुँचा वहाँ पे तो मैं अपने वो जिस हथियार से या पता नहीं किस चीज़ से वो भाई साहब को मारने लगे थे। जब मैंने उनको बचाया तो उन्होंने मेरा अंगूठा काट दिया। अब उसके बाद मैंने अस्पताल ट्रीटमेंट कराया, बट ये इसका कोई इलाज नहीं है। भाई अपनी दुकान से सब्जी निकाल रहा था तो इन्होंने जबरदस्ती कहा कि हमें सामान दो। उन्होंने कहा दुकान बंद है, तो उससे लड़ने लगे। जब भाई बचाव में आया तो इस पर हमला कर दिया उन्होंने। और वो लोग पूरी प्लानिंग से आए थे। इससे पूर्व में वो जो कंचन पांडे है, वो अब्दुल नाम के एक दुकानदार है, उस पर उन्होंने झूठा आरोप लगाया था, उसके साथ मारपीट करी। तो हमने पुलिस के में गए थे उसके खिलाफ, क्योंकि वो अब्दुल के साथ मारपीट की उसने। तो वो हमसे खुंदक खाया हुआ था हम लोगों से, और प्लानिंग करके वो होली में आए थे भाई को। और जब जमाई बचाने के लिए आए तो उन्हें धारदार हथियार था उनके सर में, भाई के उन्होंने 3-4 वार कर रखे। और मेरे जमाई हैं सागर अरोड़ा, उनका अंगूठा काट दिया उन्होंने। लोहाघाट की ग्राम सभा रायकोट ने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एक बड़ी जंग छेड़ दी है। ग्राम प्रधान सरोज कुंवर की अध्यक्षता में हुई महापंचायत में गांव के विकास और मर्यादा के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। अब गांव में सार्वजनिक आयोजनों, पूजा पाठ या बारात में शराब पीने और जुआ खेलने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। नियम तोड़ने वालों पर 5 से 10 हजार रुपए तक के भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, भोज की गरिमा बनाए रखने के लिए घर खाना ले जाने पर भी रोक लगा दी गई है। ग्रामीणों के इस अनुशासित कदम की चारों ओर तारीफ हो रही है। सबसे पहले होली की सभी को बधाई। आज हमारे गांव में टीके का दिन है और सभी लोगों की सहमति से कई महत्वपूर्ण विषयों पर यहां पर बैठक हुई है। और मुख्य बिंदुओं पर सबसे घातक जो कि सभी के लिए नशा, इसके खिलाफ हमारे जो भी कार्यक्रम, शादी, विवाह, नामकरण इत्यादि कोई भी पार्टी होती है, तो उन विषयों पर सबसे पहले हमने नैनिहालों को जो खतरा रहता है उनमें अंकुश लगाते हुए, यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपने कार्यक्रम में, पार्टी में, शादी के या कार्यक्रम के नाम पर शराब परोसी जाती है तो उसके खिलाफ 10,000 रुपये का सीधा जुर्माना लगाया गया है। और फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।